नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज में और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर अक्षय कुमार। जैसा कि कैप्सूल्स का त्यौहार चल रहा है, पूरा मौसम में कैप्सूल का है, तो एक के बाद एक कैप्सूल आपको दिए जा रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए सबसे जो मोस्ट वांटेड कैप्सूल था वो लेकर के आया हूँ, और ये इतना मोस्ट वांटेड था कि हमको कैप्सूल की जगह इंजेक्शन लेकर के आना पड़ा है। तो ठीक है, देखते हैं आपको इंजेक्शन कितना काम करता है। ले लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा सिहसाहट आएगी मुँह से, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे एकदम तरोताज़ा हो जाता है ना, एक बार आप इंजेक्शन लिए और सब कुछ खत्म, लगता है 1-2 घंटे बाद सब ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग डील करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये इंजेक्शन आपके लिए कितना काम करता है, आप बाकी सारे कैप्सूल्स को किस तरीके से ले रहे हैं। और एक और मेरा आपको पर्सनल सजेशन होगा कि सारा कैप्सूल एक साथ मत खाइए, कैप्सूल भी सारा खा जाइएगा, इंजेक्शन भी लेते रहिएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सब आपस में आपको बायो वगैरह आप थोड़ा पढ़ते रहते हैं, आपस में जाकर के सब आपको गड़बड़ कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि 1 बाय 1 थोड़ा सा एक कैप्सूल लीजिए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए, उस पर गौर कीजिए, उसको मेहनत कीजिए, उस पर फिर दूसरा लीजिए। खैर आपके पास अब 24 आवर आपके एग्जाम के लिए ही बचे हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचे हुए रहेंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि बस अब फ्री माइंडली जो होना है बस लड़ जाना है, ठीक है। तो जो पास्ट टाइम में जो कैप्सूल्स आपको दिए गए हैं, थोड़ा उसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहिएगा, मैं उस आंसर को चेक करता रहूँगा और देखूंगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे अभी चल रहा है। और अगर आप जो 5 क्वेश्चन में लेकर के आने वाला हूँ पिछले कैप्सूल से, तो अगर आप उसका सही आंसर कर पाने में सक्षम हैं तो समझिए कि आप औरों से 5 कदम ज़्यादा क्लोज हैं BHU के, ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो होगा कि डायबिटीज जो होती है वो किस हार्मोन्स की वजह से होता है, उसके कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किससे उसका इलाज किया जाता है। साथ ही ये जो हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, हमारे बॉडी के किस पार्ट से निकलता है, और वो जो पार्ट होता है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है, वो ऊपर होता है, नीचे होता है कि नीचे ऊपर होता है। जब आप आशुतोष जी आपको पढ़ा रहे थे तो पूरा नीचे ऊपर कर रहे थे, तो जरा उनसे आपको पूछना चाहिए था कि सर नीचे होता है कि ऊपर होता है, ये नीचे ऊपर क्या होता है। तो थोड़ा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। तो आपका यही क्वेश्चन है कि डायबिटीज के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हार्मोन कहाँ से पाया जाता है, और जहां से वो हार्मोन पाया जाता है वो कहाँ होता है, किसके ऊपर किसके नीचे, और किसके नीचे ऊपर होता है, आपको बताना है। इसके बाद जो आज का सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि लिगामेंट किसे कहते हैं। लिगामेंट LIGAMENT जो होता है लिगामेंट, वो किसे कहते हैं, ठीक। और ये 2 क्वेश्चंस हो गए। साइंस में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, चूंकि मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अमूमन होता है। इसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स का पूछना चाहूँगा, वेरी बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। हु वाज द राइटर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन है। हिंट, जो लेखक है उसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ओके। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने करंट अफेयर से रखा है। तो 2018 का जो पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज, वो किन लोगों को दिया गया है। और 5वां क्वेश्चन, आजकल बड़ा शुभ मंगल सावधान और भी बहुत ज्यादा सावधान हो रहा है, तो होते आ रहा है। तो 5वां क्वेश्चन मेरा है थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड से। आउटर वर्ल्ड का मतलब कि हमारा जो अपना एनवायरनमेंट है, अर्थ है, उससे थोड़ा बाहर से, जस्ट पड़ोस में, जरा पड़ोसी को आप देख लीजिए कि वहां पे क्या हो रहा है। तो बात हम लोग करेंगे मंगल ग्रह की। आप हमें ये बताएंगे कि मंगल ग्रह के टोटल कितने उपग्रह होते हैं और उनके नेम्स क्या हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर नीचे कमेंट्स के अंदर कीजिए। मैं देखता हूं कि आप लोग क्या 5 स्टेप्स क्लोजर हैं औरों से, ओके। तो चलिए आंसर जल्दी से कीजिए। उसके बाद अब मैं आपको लेकर के चलता हूं मैथ्स इंजेक्शन की ओर। तो मैथ्स इंजेक्शन के लिए जो मेरा आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ 75% ऑफ अ नंबर is added to 75, then the result become the number itself।
तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि if 75% of a number is added to 75, then if 75% of a number is added to 75, then the result become the number itself. What is the number? यदि किसी नंबर के 75% को हम 75 में ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो पूरा का पूरा नंबर आ जाता है। इसको सोचिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको ट्रेडिशनल व्यू से नहीं करना है, हम वो जाएंगे फिर एक्स मानेंगे, एक्स के बाद हम लोग जाकर के नंबर निकालेंगे कि नंबर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। हम लोग इंजेक्शन सीधा देखते हैं इसका क्या होगा। आप जरा दिमाग लगाइए, अगर 75% ऐड करने पे नंबर मिलता है तो हमारे पास कितना है, हमारे पास अभी 25% ऑलरेडी है। 75 में जब हम 75% ऐड करते हैं तो नंबर 100% हो जाता है, यानी कि नंबर हमें पूरा मिल जाता है। इट मींस कि नंबर 100% हो जाता है। तो हमारे पास है कितना, 25%। और 25% क्या है हमारे पास, किस रूप में है, 75 के रूप में। तो 25% जब किसी नंबर का 75 है तो 1% कितना हो जाएगा, 75/25। तो उस नंबर का 100% कितना हो जाएगा, 75/25 × 100 कर दीजिए। 25 3 जा 75, हमारा जो आंसर है वो आ गया 300। तो ये बस इतना ही का काम है, 2 से 3 स्टेप का, 5 सेकंड का काम है पूरा। या आप इसको ट्रेडिशनल व्यू में ऐसे किसी भी नंबर को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा दे दिया जाए 25%, 75 के जगह यहाँ पे कुछ भी दे दिया रहता तो हम लोग वही काम करते, सिर्फ उसको 25% की इक्वेट कर देते और 100% वहां से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बड़ा इजी है, बट थोड़ा सा है कि कई बार उस क्वेश्चन को देख करके लोग चकरिया जाते हैं। तो थोड़ा सा हमारी जो उम्मीद है आपसे कि आप ऐसा कुछ ना करें, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के साथ यूज टू आपको कर देने का मेरा पूरा का पूरा प्रयास है। ओके, बाकी आप लोग सोचते रहिए, अदर मेथड्स के बारे में भी सोचते रहिए। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि सिंपल क्वेश्चन है, x = y = 2z। ओके, ये दिया हुआ है और x y z = 256 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है x y और z का वैल्यू की x y और z कितना होगा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, सबके जगह एक जो x y z दिया हुआ है इसमें सबके जगह आपको एक वेरिएबल रख दीजिए। और चूंकि हम लोग बचपन से ही x के साथ बड़ा प्रेम व्यवहार हमारा बचपन से ही बना रहता है तो हम लोग x को ही हर जगह पे यूज करते हैं। तो जरा देखिए, तो x = तो x रह ही जाएगा और x के बराबर y भी है तो y की जगह भी हम लोग x लिख सकते हैं। लेकिन z क्या है, z जो है x = 2z है, तो 1z के बराबर कितना आएगा, x = जब 2z है तो 1z के बराबर x/2 आ जाएगा। तो हमारा x = x है ही, y = x हो जाएगा, z = x/2 आ जाएगा। यहाँ पे इस वैल्यू को रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, x × x × x/2 दैट इज 256। ठीक, ये हो गया x3, x × x × x क्या होगा, x3, और ये जो 2 होगा इस साइड चल जाएगा, 256 × 2, फास्ट रहिएगा यहाँ पे कैलकुलेशंस के अंदर। 512 मैंने आपको क्यूब पढ़ाया है, क्यूब में 512 का क्यूबिक रूट क्या होता है, 8। हमारा आंसर मिल गया, x = 8, y = also 8 एंड ये कितना होगा, z = हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक, तो 884 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, मैंने आपको दे रखा है वो क्वेश्चन, मैंने आपको क्लास के वीडियोज में भी वो क्वेश्चन मैं आपसे करा चुका हूं, बट चूंकि उसमें माइंड का थोड़ा यूज करना है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप फिर से उसको रिपीट कर ले। वैसा एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ये क्वेश्चन हमारा है आपसे चैप्टर स्क्वायर से।
स्क्वायर चैप्टर का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंजेक्शन में, क्योंकि इस प्रकार के किस एक क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना बन रही है। और ये जो क्वेश्चन होगा ये आपसे, अगर आपको सही अप्रोच पता होगा आप तुरंत से कर जाइएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ऐसी सबसे छोटी सी संख्या कौन है व्हेन इट इज एडेड टू 1020 the result will become a perfect square, the result become a perfect square। कौन सा ऐसा छोटा सा नंबर है जिसे हम ऐड करें 1020 में तो जो रिजल्ट हो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा तो मैं आपको किसी भी नंबर दे करके करा सकता था, लेकिन चलिए चूंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करने का एक कल्चर सा रहा है बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर, इसलिए मैंने वापस इसी क्वेश्चन को उठा करके लाया है। तो इसको आप कैसे करेंगे, हमने आपको जब स्क्वायर पढ़ाया था तो हमने कहा था कि आपको एटलीस्ट 1 to 50 स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। इससे आपका टाइम जो है ना वो बहुत बच जाता है। आप 1 to 40 स्क्वायर भी अगर याद रखिएगा, 1 to 40 नंबर्स के अगर स्क्वायर आप याद रखिएगा तो आपका जो टाइम होगा एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जैसे ही पूछे जाएंगे तो आपको तो सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1020 है और 32 एक नंबर होता है, 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, किसका होता है, 32 का होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 भी ऐड करके आप डायरेक्ट 4 आंसर लिख सकते हैं। जिन लोगों को 32 का स्क्वायर पता है, जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, उनको एटलीस्ट 30 का तो याद होगा। 1020 देखेंगे, मैं कोई ट्रेडिशनल मेथड आपको नहीं बताना चाह रहा। 1020 आप देखेंगे तो आपको चलो इतना तो याद आएगा कि 30 का 900 होता है, तो आप देखोगे कि डिस्टेंस बड़ा है तो 30 से थोड़ा आगे बढ़ोगे 31 का, जब उसका आप स्क्वायर तुरंत से फटाक से कर लोगे 961 आपको आ जाएगा। इट मींस कि ये छोटा है 961 भी, तो फिर आप 32 का स्क्वायर निकाल दे लेना, आपको 1024 मिल जाएगा और वहां से आप 1020 को माइनस करके 4 आंसर ला सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। कि हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का, ये तो थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन आज का कौन है। अब सब क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन लिख करके भी लाना पड़ता है। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे लिए, ये भी मैंने आपको पहले करा चुका है, लेकिन एक लॉजिकल क्वेश्चन है इसलिए इसको फिर से वापस से यहाँ पे देना इंपॉर्टेंट था। और ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 35 लाइक्स, 35 जो विद्यार्थी हैं वो क्या लाइक करते हैं, फिजिक्स, 30 लाइक्स मैथ्स एंड 3 लाइक्स नन ऑफ द सब्जेक्ट। 30 लाइक्स मैथ एंड 3 लाइक्स नन ऑफ द सब्जेक्ट, नन ऑफ द सब्जेक्ट। 3 लड़कों को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो सब सख्त लौंडे हैं, उनको कुछ नहीं ना उनको फिजिक्स पसंद आ रही है ना उन्हें मैथ्स पसंद आ रही है, वो एकदम अपनी शक्ति में बने हुए हैं, वो सब उसके हैं। कौन सा है कॉमेडियन, उसके वो लोग फैन हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं जो 3 लड़के किसी को लाइक नहीं करते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स बोथ द सब्जेक्ट, कितने लोग दिल के आशिक हैं, फिजिक्स भी लाइक कर रहे हैं और मैथ्स भी लाइक कर रहे हैं, ठीक। और कितने लोग डेडिकेटेड आशिक हैं वो देख लेते हैं, तो ये भी हमको बताना होगा। एंड हाउ मेनी लाइक्स फिजिक्स एंड मैथ
फिजिक्स अलग अलग बताना है, हाउ मेनी लाइक्स फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली एंड मैथ्स ओनली। ठीक है, और किसी को नहीं। एकदम रोड पे चलते हैं बेचारे तो नज़र जो ऐसे होता है ना, नहीं ऊपर नहीं उनका होता, वो सिर्फ फिजिक्स ओनली लाइक करेंगे या मैथ्स ओनली लाइक करेंगे, उनको और किसी से कुछ मतलब नहीं है। हम भी उन्हीं में से एक हैं, हमें सिर्फ मैथ्स ओनली पसंद है, हम फिजिक्स ओनली वाले नहीं हैं, सिर्फ मैथ्स ओनली वाले हैं। तो हमारे जैसे काफ़ी लोग होते हैं रोड पे जिन्हें कोई एक ही पसंद होता है, ज़्यादा से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो 50। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, इनके लैंग्वेज में कुछ नहीं होता है, सारा कुछ छिपा होता है जो डिजिट्स दिए रहेंगे ना उनमें। तो इनके जो 50 हैं, तो चलो डिजिट सारे माइंड में रखो, 50 हैं, गुड। और हमें क्या दिख रहा है कि 35 लाइक्स फिजिक्स एंड 30 लाइक्स मैथ्स। मतलब कि जो टोटल प्यार करने वाले लोग हैं उनकी अब यहाँ पे देखें तो कितनी संख्या है, स्टूडेंट तो 85 हैं, लेकिन टोटल आशिकों के जब आप जोड़ेंगे तो वो हो जाते हैं 35 + 30 65। लेकिन ये तो बात संभव ही नहीं है भाई, 50 तो लोग ही हैं, उसमें से 65 आशिक कैसे हो जाएंगे। और एक और इसमें बीच में लोचा है, वो ये है कि 3 लोग एकदम सख्त लौंडे हैं, तो उनके ऊपर कोई चांस ही नहीं है। जो 3 लोग हैं ना वो किसी को नहीं लाइक करेंगे। ठीक है, तो 50 में से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो 47 आएगा, ये हमारे वाले बंदे हैं जो किसी ना किसी को लाइक करते हैं, कोई किसी भी प्रकार से, हिडन तरीके से, ओपनली, कुछ करते हैं बेचारे। तो 3 को तो एकदम आप हटा दीजिए। अब 47 हो गया, 47 हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे कंसिडरेशन में आएंगे। तो 65 में से आप सबसे पहले जो ओवरऑल ये जो दुमुहा लोग हैं, जो छुपा रहे हैं, डबल फेस लोग होते हैं ना, जो इधर किसी और को दिखा रहे हैं, इधर किसी और को दिखा रहे हैं, तो उन लोगों से थोड़ा उन लोगों को हम जरा देखते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं। तो टोटल पॉसिबल कितना है, 47, हो कितने टोटल रहे हैं, 65। तो डबल फेस वाले कितने हैं, 65 - 47 दैट इज 18। ये जो 18 लोग हैं ये डबल फेस वाले हैं, इधर भी हाथ मार रहे हैं, इधर भी हाथ मार रहे हैं, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी लाइक्स स्टूडेंट्स लाइक्स बोथ द सब्जेक्ट्स, उसका हमको आंसर मिल गया 18। ठीक, अब देखते हैं कि एंड हाउ मेनी लाइक्स फिजिक्स ओनली, तो फिजिक्स ओनली वालों के लिए ये तो जो आंसर था वो हमारा हो गया बोथ के लिए। इसके बाद देखते हैं फिजिक्स ओनली वालों के लिए, ओनली एकदम रोड पे चलेंगे तो नहीं इधर नहीं इधर, बस फोकस्ड। ओके, तो ये जो फिजिक्स ओनली वाले हैं, तो फिजिक्स वाले टोटल कितने हैं, 35। ठीक, इनमें से डबल फेस वाले कितने हैं, 18। तो फिजिक्स ओनली वाले कितने बच गए, 17। इसी प्रकार से मैथ्स ओनली वालों को भी मैं अपने भाई वाले लोगों को भी निकाल लेता हूँ। जो मैथ्स ओनली वाले हैं वो कितने हैं, टोटल हैं 30। डबल फेस वाले कितने हैं, 18, बच कितने गए, 12। तो ये 12 क्या हो गए, ये मैथ्स ओनली हो गए। तो तीनों ही आंसर हम लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, सेम यही क्वेश्चन मिले ऐसा तो मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस की आने की बहुत संभावना है और ये काफी लॉजिकल एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। इस लॉजिकल क्वेश्चन को आप इसी तरीके से अप्रोच करिएगा, मजे मजे में अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए कि कितना मैक्सिमम हो सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा इस प्रोसीजर से। फिर चेक कर लीजिए कि मैक्सिमम कितने हो रहे हैं, वो यहाँ से मिल जाएगा। फिर वहां से ढूंढ लीजिए कि ये दोनों साइड बैटिंग करने वाले कौन लोग हैं, जो इधर से भी बैटिंग कर रहे हैं उधर से भी बैटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को जरा फाइंड आउट करके बाहर धकेलिए, बाकी जो बच गए वो वहां से सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक इसका आइडियल प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बाकी लाइफ में भी डबल फेस वालों से थोड़ा बच करके रहा कीजिए, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। अभी मत समझिएगा आप लोग कि सर का कहीं कटा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सावधान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट
क्वेश्चन है ये टाइम, आपको एज वाला क्वेश्चन है, वो है कि 4 years अर्लियर, मतलब कि आज से 4 वर्ष पहले की बात है, राम जो था, राम वॉज ट्वाइस द एज ऑफ श्याम। राम जो था वो श्याम की उम्र का कितना था? दोगुना था, ठीक है। एंड 6 years लेटर फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज के 6 वर्ष बाद, फ्रॉम नाउ, आज से 6 वर्षों के बाद राम विल बी only 1.5 times of Shyam's age. What are their percentage? हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इन लोगों का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है। क्वेश्चन को जरा फिर से समझ लीजिएगा। 4 years अर्लियर, आज से 4 वर्ष पहले की बात है, जो राम था वो श्याम की तब की आयु का, तब की एज का दोगुना था। और आज के 6 वर्ष बाद क्या होगा कि जो राम होगा वो श्याम के तब की आयु का सिर्फ 1.5 गुना रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास ओपन स्पेस है। कैसे हम चेक करेंगे कि एज का कौन सा क्वेश्चन 2 वेरिएबल इक्वेशन पे बनेगा, एज का कौन सा क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल इक्वेशन पे बनेगा। 2 वेरिएबल इक्वेशन करने का मतलब x और y दोनों मानना है, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x मान करके बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 केस आपको दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको 2 वेरिएबल यहाँ पे बनाने होंगे। तो राम का एज हम लोग मान लेते हैं x ऑब्वियसली ईयर्स, और श्याम का एज हम लोग मान लेते हैं y। ठीक, यहां से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। अब आज से 4 वर्ष पहले, तो राम का एज आज से 4 वर्ष पहले कितना होगा? x माइनस 4। ठीक, श्याम का एज आज से 4 वर्ष पहले y माइनस 4 था। क्या? राम का जो एज था वो श्याम के एज से दोगुना था। तो श्याम के एज को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेट हो जाएगा दोनों साइड। यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन नीचे ही बना देते हैं। तो क्या इक्वेशन मिलेगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 8। यहां से देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 उस साइड जाएगा, माइनस 8 प्लस 4 दैट इज माइनस 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, ठीक। और इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, बात करते हैं आज से 6 वर्ष बाद की। आज से 6 वर्ष बाद राम की एज x प्लस 6, श्याम की एज y प्लस 6। लेकिन श्याम का जो एज होगा वो राम के एज, जो राम का एज होगा वो श्याम के एज के 1.5 गुना होगा। तो 1.5 गुना के लिए हम लोग 1.5 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 3/2y प्लस 9। 3/2 इंटू 6 करेंगे तो वहां से 9 आ जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा? x माइनस 3/2y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 3। ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 बन गया, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 क्या है? x माइनस 3/2y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 क्या था? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस करने के लिए नीचे के साइन को चेंज करेंगे, तो माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, और 2y माइनस 3/2y तो आ जाएगा 1/2y, और यहाँ पे आ जाएगा 7। यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो आएगा y इज इक्वल टू 7 इंटू 2 दैट इज 14। y किसका है? श्याम का। तो श्याम का आ गया 14 ईयर्स।
ठीक, तो यहाँ से फिर हम लोग किसी भी एक में निकाल लेंगे राम का भी, तो राम का आपका आ जाएगा 24 ईयर्स। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आपको एक बार देख लीजिए और किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या सोचना है, कौन सा क्वेश्चन डबल वेरिएबल पे सॉल्व होगा, कौन सा क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल पे सॉल्व होगा। ये हम लोग कहां से पकड़ेंगे कि इक्वेशन जो दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन, उसमें कितने इक्वेशन के लिए प्लेस दिया हुआ है। इसमें 2 इक्वेशन के लिए प्लेस दिया हुआ था। इसके लैंग्वेज में बहुत कुछ होता है, तो इसके लैंग्वेज पे आप फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्लियरली 4 इयर्स अर्लियर एंड 6 इयर्स लेटर्स की बात हो रही थी और 2 पक्के इक्वेशन बनने के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे और इसलिए ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको सिंगल इक्वेशन बनाना है, कि कैसे क्वेश्चंस में आपको सिंगल इक्वेशन बनाना है, जहां पे भी आपको पूरा जो क्वेश्चन हो, पूरा जो स्टेटमेंट हो वो इंटर रिलेटेड हो, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा हो। ठीक, इंटर रिलेटेड हो। आगे पीछे गया तब तो समझिए कि ब्रेक हो रहा है। इंटर रिलेटेड हो मतलब कि आगे बढ़े तो पीछे वाले से ही आगे बढ़े। तो इसी पे क्वेश्चन है कि है फादर्स एज इज 30 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। बाप का जो उम्र है वो बेटे की उम्र के 30 गुना है। ओके, 18 इयर्स लेटर, आज से 18 फ्रॉम नाउ, 18 इयर्स लेटर फादर्स उम्र, फादर्स का जो एज होगा, फादर्स एज विल ओनली बी थ्राइस, 3 गुना रह जाएगा सन के एज के, ऑफ द सन्स। तो आपको बताना है व्हाट आर देयर परसेंटेज, व्हाट आर देयर परसेंटेज, कि उनका जो है वो परसेंटेज कितना है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, सिंगल वेरिएबल से यहाँ पे हम लोग क्यों सॉल्व करेंगे और क्यों इसको सिंगल वेरिएबल से लेकर के चलेंगे। हालांकि आप एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पे वो हेल्पफुल दिखे तो, अगर इस पे बैठे तो। लेकिन ये जो इक्वेशन था ना, इसके एग्जाम्पल भी बड़े उलूल जरूर थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप काफी डीपली सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो बेटे का एज है वो अभी मंथ में निकल रहा है, बेटा बेचारा अभी गोद में खेलने वाला है। ठीक, उसका एज कुछ महीना है। ठीक, तो तब तो पिता 30 गुना है, तो बेटा समझिए कि 3 साल का हो गया तो बाप 90 साल के थोड़े ना होगा। ठीक, 30 टाइम्स है, तो इसका जो एज है मंथ में निकलता है। और दूसरा बात, इसको सिंगल वेरिएबल पे कैसे ले चलेंगे, क्योंकि पूरा जो हमारा स्टेटमेंट है फुल क्वेश्चन वन सिंगल स्टेटमेंट है, और जो एक जगह से शुरू होता है, कहीं पीछे नहीं जाता है, एक फ्लो में जाता है। तो एक ही स्टेटमेंट के लिए हमारे पास एक ही वेरिएबल के लिए यहाँ पे स्पेस बचता है। तो हम क्या मानेंगे, लेट सन्स एज, हम बेटे का एज मान लेते हैं x। ठीक, तो बाप का एज कितना हो जाएगा, फादर्स एज कितना हो जाएगा 30x, आपको भी पता है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। आज के 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद बेटे का उम्र x प्लस 18, 18 वर्ष बाद बाप का उम्र 30x प्लस 18। ओके, और इसमें इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना हो जाता है, थ्राइस 3 कर दीजिए, बेटे के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो तब आज के 18 साल बाद वो बाप के बराबर हो जाएगा। ठीक, बाप के एज के बराबर होगा, बेटा कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बाप के एज के बराबर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, चलिए इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 3x प्लस 54 इज इक्वल टू 30x प्लस 18, और 30x हम 3x को उस साइड ले जा रहे हैं, ठीक है, और 54 माइनस 18, और यहाँ पे क्या कर देंगे 27x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 अपॉन 27, दैट इज 4/3। 4/3, इसको जब आप एक्चुअल एज निकालिएगा तो आपको 15-16 महीना निकलेगा बेटा का, आई थिंक 16 महीने निकलेगा। ठीक है, बेटा का एज जो है वो आपको 16 महीने निकलेगा अगर एक्चुअल एज निकालने के लिए जाइएगा। तो x का वैल्यू जो था वो आ गया हमारा कितना 4/3।
ठीक, तो अगर ईयर में पूछेगा तो बेटे का एज कितना हो जाएगा, सन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4/3, और जब ये मंथ 4/3 ईयर्स है, इसको आप मंथ में 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं। जब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 16 मंथ्स आंसर आ जाएगा। और एज अगर ये आपसे पूछेगा ईयर्स में तो आपका आंसर 4/3 रहेगा। ठीक, और फादर का एज देख लेते हैं, तो एक से वैल्यू आया था 4/3, 4/3 को हम लोग डाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से। फादर का एज 30x था, x का वैल्यू हमारा 4/3 था, तो 30 इंटू 4/3 कर देंगे, 40 ईयर्स। ये 40 ईयर्स है और वो 16 मंथ है। बोले था कि बेटा जो है वो बेचारा गोद में खेलता है। ठीक, ओके, तो ये इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूं, और वो क्वेश्चन आपका है वर्क का, टाइम एंड वर्क का। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 अगर मैथ का प्रॉब्लम बढ़ा देगा, अगर मैथ में क्वेश्चंस पिछले टाइम्स की तुलना में बढ़ाया जाएगा तो 2 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है टाइम एंड वर्क से। ठीक, क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आजकल बड़ा पूछा जा रहा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के नंबर थोड़े से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस में कम हुए पिछले 2 इयर्स में, लेकिन टाइम एंड वर्क अभी भी बना हुआ है। खास करके जो एलिमेंट्री लेवल का आपका जो फर्स्ट लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट अगर हुआ तो उसमें ज्यादा आएगा, टाइम स्पीड से भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ देगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जिसको कि मैं आपको इंजेक्शन जैसा सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है ए completes a job in 10 days। ये जो है वो एक काम को 10 दिनों में करता है, while जबकि B completes the same job in 15 days। B जो है वो उसी काम को 15 डेज में करेगा। अब यहां से आपके लिए 2 क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा। इफ एक कंडीशन है, दे वर्क टुगेदर, अगर वो लोग साथ काम करते हैं फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए एक साथ आ जाते हैं, मतलब कि मिल करके काम करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है in how many days they will complete the work। कितने दिनों में ये लोग अगर एक साथ काम करते हैं तो काम को खत्म करेंगे। और सेकंड जो क्वेश्चन है, एक सेकंड अल्टरनेट डे वर्क का भी एक कॉन्सेप्ट आता है और वो आजकल थोड़ा पूछा जा रहा है। अल्टरनेट कहने का मतलब कि आज एक बैठेगा दूसरा काम करेगा, कल दूसरा बैठेगा पहला काम करेगा, बाकी दोनों साथ साथ तो काम को जो काम है उसको साथ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। एक काम को दोनों मिल करके साथ तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ नहीं करेंगे, वो होता है अल्टरनेट वर्क। और दूसरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन लेंगे, कब, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज, एक एक दिन बीच करके काम करेंगे। तो ठीक, दोनों ही क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से कोई ट्रेडिशनल मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ से आपके लिए 2 मेथड आएगा, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। या तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि ऐसे सारे क्वेश्चंस में हम लोग सीधा टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो दो तरीका, या तो सिंपल आपको नहीं कुछ उतना माइंड में चल रहा है तो 10 × 15 कर दीजिए। दोनों के जो काम खत्म करने की टाइम टेकन है, जो दो काम खत्म करने में, उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 × 15 दैट इज 150, ये हो जाएगा टोटल वर्क 150। और इस टोटल वर्क को ए समाप्त करता है 10 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए इन 1 डे, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। जब इस 150 काम को खत्म कर दे रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 150 डिवाइडेड बाई 10,
15 वर्क एक दिन में ए कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी चूंकि 150 वर्क को कंप्लीट करेगा 15 डेज में, तो 1 डे में वो कितना काम कर रहा होगा, 150 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 10। तो बी जो है वो एक दिन में काम आपको कर रहा है 10 वर्क। देखिए इसमें करने का एक और आपको फायदा है कि इंटरचेंज कर दीजिए। मैं एक और एलसीएम मेथड भी होता है, आप 10 और 15 का एलसीएम निकाल करके भी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे होता है कि वहां पे आपका टाइम यहाँ लग जाएगा, जब ए और बी का आप निकालने बैठोगे अलग अलग, फिर आपको डिवाइड करना होगा, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। मैं जो बता रहा हूं इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नंबर नहीं दिया जाएगा। जब बहुत बड़ा नंबर दिया जाता है 10 और 15 की जगह आपको 10 110 एंड 115 दे दिया गया होता, तो फिर वहां पे आपको आवश्यकता पड़ जाती है एलसीएम निकालने की। लेकिन यहाँ पे छोटे नंबर्स दिए गए होते हैं, तो आप बिना एलसीएम निकाले उसे जल्दी से कर सकते हैं। आप सिर्फ नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए को 15 दे दीजिए, बी को 10 दे दीजिए, दोनों आपस में चेंज हो जाता है। देखिए ए काम को खत्म कर रहा था 10 डेज में, बी कर रहा था 15 डेज में, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, जितना में बी पूरा काम खत्म करेगा, और बी कितना करेगा, जितना में ए पूरा काम खत्म करेगा। तो ये इंटरचेंज हो जाता है। तो आप इस पूरे स्टेप को गायब कर सकते थे और सिर्फ ए और बी को आप दे देते हैं कितना, 15 और 10। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, दोनों एक मिलकर के साथ काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी इन 1 डे, ए प्लस बी इन 1 डे, 1 डे इंटरनेशनल नहीं, 1 डे और T20 नहीं, एक दिन वाला 50-50 ओवर वाला नहीं, ठीक। तो ए प्लस बी 1 डे में दोनों कितना मिलकर के काम करेंगे, ए करेगा 15 वर्क, बी करेगा 10 वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा एक दिन में 25, और दोनों जब साथ काम करेंगे तो वर्क हमारा कितना है 150, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम व्हाइल दे आर वर्किंग टुगेदर, तो कितना हो जाएगा 150। टोटल काम है एक दिन में हो रहा है 25 वर्क, तो 25 से 150 को कैंसिल कर दीजिए। 6 डेज में अगर ये दोनों एक साथ और साथ साथ काम करते हैं तब खत्म करेंगे। सेकेंड केस, जब अल्टरनेट डे में वर्क कर रहा हो, मतलब कि पहला दिन राम करेगा, श्याम बैठेगा, दूसरा दिन ए बी जो भी हो, दूसरा दिन बी करेगा, ए बैठेगा। तो देखिए तो पहले दिन में कितना काम करेगा, फर्स्ट डे पे कितना काम हुआ होगा, अल्टरनेट वर्क की जब हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट डे ए काम किया और ए कितना काम किया 15 वर्क। सेकेंड डे पे क्या होगा, बी काम करेगा और बी कितना काम करेगा, सेकेंड डे किसका होगा, ए का, ठीक, ए का 15 वर्क है, फर्स्ट डे ए का 15 वर्क है, सेकेंड डे बी का, बी कितना काम करेगा 10, तो ये डी का 10 वर्क है। दोनों मिल करके 2 दिन में कितना काम किए हैं, टोटल वर्क 2 डेज, ये 2 दिन में दोनों कितना काम किए हैं, तो 15 प्लस 10 यहां भी कर देंगे 25, तो 2 दिन में 25 काम हो रहा है। तो फिर से टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 150 को 25 से डिवाइड कर देंगे, 6 आएगा, लेकिन 25 काम हो रहा था 2 दिन में ना, तो 6 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अगर ये लोग अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे तो 12 दिन में काम को समाप्त करेंगे। ये 7 काम तो कर रहे हैं अल्टरनेट वर्क में, 7 करेंगे, लेकिन साथ साथ नहीं करेंगे। साथ करेंगे मतलब कि एक काम को दोनों ही समाप्त करेंगे, दोनों मिल करके करेंगे, लेकिन एक करेगा तो दूसरा बैठा रहेगा, दूसरा करेगा तो पहला बैठा रहेगा। ये होता है अल्टरनेट वर्क। ओके, ठीक है। तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग माइंड में रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक क्वेश्चन काफी अच्छा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस्ड है, और मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताए भी हैं। सारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट 7-8 मैंने आपको लिखवाए थे, उसे आप अगर माइंड में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट का आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम्पल देखो, जो ऑप्शन देखोगे और टिक मार दोगे, ठीक है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूं। मैं चेक करना चाहता हूं कि आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कंप्लीट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो बस 5 मिनट का काम है, एक बार सारा ट्रिपलेट देख लीजिए, सर ट्रिपलेट याद होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो कहता है कि इन अ, सारा पाइथागोरियस ट्रिपलेट काम करेगा राइट एंगल ट्रायंगल में ही। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse is 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन बेस। जो हाइपोटेनस है
वो 2 सेंटीमीटर बड़ा है बेस से एंड इट इज हाइपोटेनस ही 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ, मतलब कि दोगुना किसके, एल्टीट्यूड के। एल्टीट्यूड इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेंथ को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। ठीक, तो आपको बताना है व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ हाइपोटेनस, बेस एंड एल्टीट्यूड। इन तीनों का लेंथ आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक जो राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल मतलब पूरा राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक, ये जो राइट एंगल ट्रेंगल है इसमें हो कुछ ऐसा रहा है कि ये जो हाइपोटेनस है वो अगर बेस कुछ मान लो आपकी x है, तो ये जो हाइपोटेनस है वो x+2 है, और ये जो है वो कितना है, ये जो एल्टीट्यूड हो जाएगा x+2 डिवाइडेड बाई 2 - 1। अब हम लोग को ये सब में पढ़ना नहीं है, ये सब कचरा हम लोग को देखना ही नहीं है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, अपना राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आया, अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पहले ही दिया जा चुका है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपने माइंड में है। हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सा ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जो कि इस कंडीशन को सॉल्व करता है। कहने का मतलब कि कौन सा ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे माइंड में है जिसका हाइपोटेनस बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है और एल्टीट्यूड के डबल से 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो बड़ी ही एक सिंपल सा हाइपोटेनस आपके माइंड में अवश्य आ रहा होगा। एक हाइपोटेनस है और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17। ठीक, तो इसमें से जहां पे भी ये तीनों आपको आंसर पूछ दिया, कभी कभी आपको सिर्फ बेस पूछ सकता है, कभी आपको एल्टीट्यूड पूछ सकता है, कभी आपको हाइपोटेनस पूछ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेज आपसे सिर्फ हाइपोटेनस पूछेगा, कभी कभी ज्यादातर केसेज में तीनों ही पूछ देता है। ठीक, तो जहां पे आपको ये दिख गया ऑप्शन, आपका समझिए कि काम वहीं पे हो गया। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि सिर्फ हाइपोटेनस ही पूछेगा, क्योंकि ये सब कुछ देने से थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। ओके, तो आपका काम यहीं पे हो गया। इसलिए आपके माइंड में क्या होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये एल्टीट्यूड बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा और 17 सेंटीमीटर हाइपोटेनस हो गया। चेक कीजिए, 15 + 2 17, काम का 8 × 2 16, 16 + 1 17 हो गया। तो ये जो हमारा था ये आंसर था। बिना मैथ सॉल्व किए हुए हम लोग सीधा आंसर बना सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे भी एक दो क्वेश्चंस तो आप लोग मान करके चलिए, क्योंकि 8 क्लास में इंट्रोड्यूस होता है, 9, 10 तक बना रहता है, और किसी भी जो एंट्री लेवल एंट्रेंस होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उसका वन ऑफ द स्टार टॉपिक। ओके, तो हम लोग अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक कंपाउंड इंटरेस्ट की। वेरी सिंपल, क्योंकि ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछता है, कभी आपको रेट निकालने के लिए दे देगा, मैं भी कभी टाइम निकालने के लिए दे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी गिवन टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर आप गए फॉर्मूला वाले पे, तो फिर आप गए। ओके, तो बहुत टाइम ले लेता है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है व्हाट will be compound interest, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑन 24,000 रुपीज इन 2 years, 2 सालों में कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब कि टाइम क्या रहेगा, 2 साल का, 2 साल ही रहेगा, ऑन अ रेट ऑफ 10%, 10% के रेट से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 24,000 रुपए पे, वो 2 सालों में कितना होगा। यहाँ पे आप प्रयास मत कीजिएगा फॉर्मूला पे जाने का, क्योंकि फॉर्मूला पे गए तो आपका टाइम चला जाएगा। हाँ, फॉर्मूला पे कब जाते हैं हम लोग, जब ये 2 years की जगह 4 years 5 years दे दे तो फॉर्मूला पे जाएंगे। लेकिन याद रखिए, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको 3 से ऊपर नहीं देगा। खास करके आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे तो 3 दे दे तो समझिए कि आपके लिए बहुत टफ दे दिया। 2 से ऊपर नहीं देता है। तो
वहां हम लोग सीधा करेंगे, मैंने परसेंटेज मेथड का आप यूज कीजिएगा। मैंने परसेंटेज के लिए आपको कुछ सिखाया था। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, मैं एक बार डिवाइड कर दूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है, हर प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के टोटल सम में ऐड होते जाता है। तो हमारे पास 2 सालों की हमें सिर्फ बात करनी है, ठीक है। तो सब 10% हमारा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों ईयर का अलग अलग हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। फर्स्ट ईयर का देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना रहा होगा। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 24,000 रुपीज पे 10% के हिसाब से 24,000 का 10%। तो 10% निकालने के लिए 1/10 डिवाइडेड बाय 100 करने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सीधा 10 से डिवाइड कर देंगे। और डायरेक्ट भी हमको पता है कि एक जो इधर से डिजिट हम लोग अगर हटा दिए तो ये जो हमारा होगा ये बन जाएगा 10%। 24,000 का 10% कितना होगा, 2400। ओके, 24,000 का हमको क्या करना है यहाँ पे 10%, ठीक, इतना ही। तो ये कितना हो जाएगा टोटल। और सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास टोटल सम कितना है, सेकेंड ईयर जब हम लोग इंटरेस्ट निकालने के लिए बैठेंगे सेकेंड ईयर का सिर्फ, तो हमारे पास टोटल सम कितना आ जाएगा। टोटल जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 24,000। और चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 24,000 में हम लोग ऐड कर देंगे 2400 को, तो ये हो जाएगा 26,400 इतना। अब देखिए, अब फिर से इस पे 10%, तो फिर से 10% के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इसको जैसे ही हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2640। बस लास्ट में क्या करेंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, 2400 प्लस 2640, ये टोटल आपका आ जाएगा 5040 रुपीज। कितना आंसर होगा 5040 रुपीज। बड़े आराम से, कुछ इसमें उन सब में नहीं फंसना है, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक कभी कभी होता है, मान लीजिए 11% 13% ऐसा कुछ दे दे तो उसको बार बार निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पे फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं फॉर्मूला पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आपको 11% 13% टेक्स्ट बुक में मिलता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं मिलता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे 5 पूछेगा, 8 पूछेगा, मे बी 10 पूछ दे, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन है जिसको कि हम देखेंगे, और वो क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स, क्वेश्चन 10 है, 3 नंबर्स, 3 नंबर हैं क्या क्या, 243, 365 and 584 are when divided by a number, divided by a number, divided by a number मतलब सेम नंबर से, they give a remainder of 3, 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। एक ऐसे नंबर से इनको डिवाइड किया जाता है कि ये जो तीनों होते हैं वो क्रमशः 3, 5 और 8 छोड़ते हैं रिमाइंडर के तौर पे, शेष के तौर पे। तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर। तो ऐसे किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो तीनों रिमाइंडर मिल रहे हैं इनको इनके रिस्पेक्टिव नंबर से माइनस कर दीजिए। तो 240, 365 5 रिमाइंडर देता है तो 360, और थर्ड जो नंबर है 584 वो 8 रिमाइंडर देता है तो 576। ये 3 नंबर अब हम लोग ले लेंगे और इन्हीं तीनों का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 240 का, 360 का और 576 का। अब ये HCF कैसे निकालेंगे, तो कई सारे तरीके हैं, जो तरीका आपको सही लगे। अगर लास्ट में कुछ नहीं हो तो फटाक आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर दे सकते हैं। तो फटाक कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, ऐसे 1 टाइम 240 आपका बचेगा 120, 240 2 टाइम कैंसिल, फिर आपका आ गया 120 के सामने लाएंगे 576 को 4 टाइम्स 480
बचेगा 96, 96 से 120, 1 टाइम 96 बचेगा 24, 24 से 96, 4 टाइम्स 96 कैंसिल, तो हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा 24, और इनका जो HCF होगा यही हमारा वो नंबर होगा जो इनके साथ है कारनामा, ये दुर्घटना इनके साथ घटा देगा। ठीक है, तो अभी तक जितने जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, जिन चैप्टर से मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, वो सारा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले करके आ गया, और हम लोगों ने वो सारा क्वेश्चन कर भी लिया है। बस एक बार लिख लेना चाहिए, क्योंकि ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं जब आप कोई इंपॉर्टेंट क्लास कर रहे हो। तो बाकी सब तो माइंड में रहता ही है, चलते रहता है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे आज के बाद? आज आपके पास 24 आवर है, आप करेंगे क्या मैथ्स के लिए? देखिए इस पर पैटर्न क्या है और पैटर्न क्या नहीं है किसी को नहीं पता है। आपके पास सबसे गोल्डन थिंग, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास यही है कि पैटर्न ज्यादा लोगों को पता नहीं कि क्या पूछने वाला है। सरप्राइजिंग है, कुछ भी हो सकता है, तो आप एक सरप्राइज के लिए रेडी रहिए। ठीक है, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देकर के हतोत्साहित नहीं होना, वो सबके लिए है। जो भी सरप्राइज पैटर्न होगा वो सबके लिए होगा। आप हर प्रकार के सरप्राइज के लिए खुद को रेडी रखिए। बहुत ज्यादा इस बार इस चीज का अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट के टाइप पे इसको लिया जाएगा, और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर एप्टीट्यूड होगा तो आपको मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश के क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से 3 क्वेश्चंस बढ़ेंगे। इंग्लिश के ऊपर मुझे शक है, क्योंकि जब हिंदी का एक अलग सेक्शन होता है तो शायद हिंदी का भी मे बी की बढ़ा दे। जो लोग हिंदी में देना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावे ये 3 के अलावे मुझे जहां तक लगा तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पार्टिकुलर सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो आप अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए क्या करेंगे? जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे? आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए क्या करेंगे? तो सारे सब्जेक्ट का कैप्सूल खाएंगे। क्यों? कैप्सूल में आपको क्या दिया गया है? वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उसमें ना स्टॉक क्वेश्चंस बनते हैं। वहां पे बहुत नया क्वेश्चन नहीं बनता है। जो क्वेश्चन बनता है पुराने क्वेश्चंस को ही नए तरीके से पूछे जाते हैं, और उसे हम लोग ऑलरेडी आपको लगातार जो हमारे मेंटर्स हैं वो बताते रहे हैं। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कैप्सूल खाइए, थोड़ा इंतजार के साथ खाइए, समय दीजिए और बेफिक्र रहिए, क्योंकि उन चैप्टर्स में, उन सब्जेक्ट्स में आपको बाहर से कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। ये जो मैथमेटिक्स है यहाँ पे आपको कुछ भी नया थोड़ा बहुत पूछ सकता है, लेकिन मैंने जितना कराया है ज्यादातर इसी चीज में से पूछेगा। आपका दायित्व तो क्या बनता है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन, जिसका जितना बेहतर होगा वो यहाँ पे उतना ही अच्छा करने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन ना आपको सिर्फ मैथ्स में अच्छा कराएगा, बल्कि आपका रीजनिंग भी अच्छा करके ले जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया कीजिए, और कैलकुलेशन बढ़िया करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी आपके पास 24 आवर है। जिन लोगों को भी टेबल्स वगैरह में प्रॉब्लम है, आपको 25 तक का टेबल पूरा याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ 14 तक का स्क्वायर, 15 तक का क्यूब मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ये सब आपको पता होना चाहिए। फटाक से HCF LCM निकालना आपको पता होना चाहिए, जो सब मैं आपको अपने क्लास के वीडियोज में बता चुका हूँ। तो कैलकुलेशन जिसका जितना फास्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल पूछे जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। मैथ्स का ज्यादातर क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो क्रैक करने वाला है। ठीक है, और आपका बाकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपको पता ही है थोड़ा बहुत, अगर डेटा एनालिसिस दे दिया, क्योंकि डेटा एनालिसिस भी एक चीज़ है, तो हो सकता है अगर उसको इंट्रोड्यूस करा दिया है, 2-4 सेट तो नहीं देगा, एक सेट भी या 2 सेट भी आपको डेटा एनालिसिस का दे दिया, तो वहाँ पे भी आपका काम करने वाला है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस रहिए, बाकी चिल रहिए, मस्त आकर के एकदम मजे से एग्जाम दीजिए और कैप्सूल खाइए। मेरा इंजेक्शन अब हमने आपको दे दिया, थोड़ा इंतजार के साथ सब लेते रहिए। बाकी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि बाकी लोगों के कैप्सूल्स कैसे लगे और मेरा इंजेक्शन आपको कैसा लगा जो हमने दिया है। टफ तो थोड़ा लगेगा, हार्ड लगेगा कि ये आपने कहाँ दे दिया, क्या कर दिया, कहाँ कर डाला, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। इंजेक्शन के साथ ऐसा ही होता है। आप अगर फास्ट चाहिएगा तो थोड़ा सा दर्द भी आपको फास्ट लेना होगा, और दर्द देने में हमने इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है। बाकी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस दर्द को कितने रिलीफ में बदलते हो, ठीक ना। तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट
आने वाला है कैप्सूल सीरीज का। हमारा जो अंतिम वीडियो आपको आने वाला है इस कैप्सूल सीरीज में, जिस कैप्सूल सीरीज को बनाने के लिए हम लोगों ने अथक मेहनत किया। यहाँ पे हर किसी का एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि आपको कोई कमी ना हो। हमारे तो सेमेस्टर चलते रहेंगे, हम लोग उसके हैबिचुअल हैं, बस आपको ये हैबिट लगाने के लिए हमें कैप्सूल्स की कोई कमी नहीं होने देनी है। तो हम लोग पूरा कैप्सूल दिए जा रहे हैं। लास्ट कैप्सूल आपको पॉलिटिकल साइंस का पवन सर के द्वारा आएगा, तो उसको भी देखिए, मजे से देखिए, चिल होकर के देखिए, लेकिन हमारे इंजेक्शन से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के देखिएगा ताकि कुछ समझ में आए। ओके, और उसके बाद और क्या आप कर सकते हैं, सारे लोगों को बताइए, देखिए आपका कैसा चल रहा है। सबको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए यहाँ पे मिलते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग आएंगे। और एक मैं इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि हम लोग हिंदी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का कैप्सूल नहीं देने का निर्णय लिए हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी आप बचपन से, जो लोग हिंदी चूज किए हैं वो 11th-12th में हिंदी पढ़ करके नहीं चूज किए, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस एक चीज़ को आप बचपन से पढ़ रहे हो उसके लिए भी आप अपनी मातृभाषा के लिए ही भी हर जगह डिपेंड ही करो, तो ये ज़्यादा हमें सही लग नहीं रहा है। और इसमें टाइम की मेन कमी थी। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग करना चाह रहे थे, हम लोग भी अपनी मातृभाषा की ओर पूर्णतः समर्पित हैं, हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हिंदी का हम आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। बाकी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए जो हमारे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास के साथ जुड़े रहे हैं उनको तो कुछ सोचना है नहीं। बाकी जो लोग ऐसे भी देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आप परीक्षार्थी आते हैं सब अंडा ही होते हैं। तो अंडा समझिए कि सबके लिए जा रहा है। आप ऐसा मत मानिए कि ये सिर्फ आपको होगा। आप कुछ क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर बाय द वे पूछ दिया, चांस कम बन रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो स्टॉक क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए होंगे, आप उससे आसानी से कर लेंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जम के एकदम चिल रहिए, कैप्सूल्स लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि हम लोग का ये जो पूरा एफर्ट था, क्योंकि आज ये लगभग लास्ट वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, हमारा फेज आपके साथ एंड हो रहा है, इमोशनल भी हैं, आप भी जरूर इमोशनल होंगे। बाकी कमेंट्स आपका हमारे लिए काफ़ी हम लोगों को अगले साल भी ये काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो जरूर कमेंट के अंदर कुछ ना कुछ बताएं, जो भी आपको त्रुटि, कमी और खासियत जो भी लगी हो, आप मेरे वीडियोज़ के ऊपर फ्रीली कुछ भी बोल सकते हैं, तो ज़रूर बोलिए। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया है। गर्मी है, आपको ललाट का पसीना दिख रहा होगा, ये जो फोरहेड पे पसीना है, कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा पसीना हाथों का निकालिए और पहुंच जाइए यहाँ पे। हम स्वागत करने के लिए आपका बिल्कुल तैयार है। BHU वर्ल्ड की टीम पूरे दिल से आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो बस आप आ जाइए, लास्ट पसीना झोंक दीजिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ और आपका और हमारा जो संबंध था वो कुछ दिनों के लिए जरूर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि फिर आगे भी आपके साथ जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो कांटेक्ट हम लोगों का बना रहेगा। वी विल मेक सम बेटर चेंज। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट वीडियो। चलिए बाय, आप लोग एंजॉय कीजिए। एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, और देखते रहिए BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।